हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ सम्राट अशोका, जो विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंशों के महान सम्राट थे, उनके बारे में डिस्कस करूंगी। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानामप्रिय अशोक था। उनका राज्यकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में था। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, इट्स ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व और जो बीसी है वो जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले का टाइम है। आप सबने एडी और बीसी तो देखा होगा, तो एडी और बीसी में अंतर क्या है? तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तो ऐसा माना जाता है कि जब जीसस क्राइस्ट की बर्थ नहीं हुई थी, उससे पहले का जो टाइम था उसको उल्टा लिया जाता था। मतलब जो बड़ा डिजिट है उसकी वैल्यू पहले होती थी, मतलब वो ईयर पहले आता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे पास 2023 चला हुआ है। अगर हम बीसी में होते तो नेक्स्ट जो अपकमिंग ईयर आना था वो 2022 आना था। तो यही फ़र्क है बीसी और एडी में। एडी में टाइम सिमेट्रिकली चलता है और बीसी में हम टाइम को उल्टा लेते थे। जो सम्राट अशोका हैं, उनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम रानी धर्मावती था। सम्राट अशोका ने अपनी लाइफ में केवल एक ही लड़ाई लड़ी और वो थी कलिंगा वॉर। और ये जो लड़ाई थी ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। अब कैसे ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया उसके बारे में मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। संसार के सभी युद्धों का परिणाम विजय और हिंसा का महिमामंडल नहीं होता है। एक ऐसा युद्ध जो सम्राट अशोका द्वारा लड़ा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ और ही हुआ। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध को पूरे भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी, सबसे घातक और विनाशकारी लड़ाई में से एक माना जाता है। ये दुनिया की सबसे खूनी लड़ाई में से एक है, जिसमें लगभग 2,50,000 लोगों की जान गई थी। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में महान मौर्य सम्राट और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान में ओडिशा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है। जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा पद्मनाभन को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और वह अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। इसलिए जो कलिंग वार है वो जो है अशोका की लाइफ का टर्निंग पॉइंट माना गया है। अब इस लड़ाई के परिणाम क्या हुए हैं वो मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूँगी। कलिंग के लोगों ने मौर्य सेना का डटकर मुकाबला किया। देखते ही देखते एक शांतिपूर्ण राज्य कलिंग युद्ध के मैदान में बदल गया। कलिंग के शासक कलिंगराज ने मौर्य साम्राज्य को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कलिंग की सेना जीत के करीब थी, लेकिन मौर्य सम्राट की विशाल सेना ने कलिंग की सेना को नष्ट कर दिया। अब इस कलिंग युद्ध के परिणाम क्या निकले? इस विशाल युद्ध का परिणाम स्पष्ट था। मौर्य साम्राज्य ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। इस लड़ाई में लगभग 1 लाख सैनिकों और नागरिक मारे गए और कलिंग के 1.5 लाख सैनिक और नागरिक बंदी बना लिए गए, जिन्हें बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद कलिंग पर विजय के बाद इसे मौर्य साम्राज्य का 5वां प्रांत बनाया गया। कलिंग के युद्ध के बाद साम्राज्य में शांति और अहिंसा की एक नई नीति अपनाई गई। यह अशोक की पहली और आखिरी लड़ाई थी। इस युद्ध के बाद अशोक ने अपनी तलवार छोड़ दी और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। इस तरह से ये जो लड़ाई है ये अशोका के लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। मतलब इसके बाद जो अशोका है उन्होंने कभी भी जो है लड़ाई नहीं लड़ी और उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से शासन किया। सम्राट अशोक ने अपनी लाइफ में बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस एडिक्ट करवाई। उसने जो है अपने मैसेज इन इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाए और इनको जो है जगह जगह एस्टेब्लिश करवाया, और ताकि उनकी जनता इजीली जो है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ सके। अब मैं थोड़ा सा आपके बारे में सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में डिस्कस करूंगी। तो अभी मैंने बोला कि जो कलिंगा वॉर थी उसके बाद जो सम्राट अशोक थे वो टोटली जो है बौद्ध धर्म की तरफ उनका झुकाव होने लगा। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र तथा यूनान भी भेजा। इसी कार्य के लिए उनके अपने
पुत्र एवं पुत्री को भी यात्राओं पर भेजा था। अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उनके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तीस को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तीस ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया और अशोक से प्रेरित होकर उसने स्वयं को देवानामप्रिय की उपाधि दी। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगालीपुत्र तिष्या ने की थी। यही अभिधम्म पिटक की रचना भी हुई और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा भी सम्मिलित थे, जिन्हें श्रीलंका भेजा गया। अब मैं थोड़ा सा अशोक चक्र के बारे में आप सबसे डिस्कस करूंगी। सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों में पर प्रायः एक चक्र पहिया बना हुआ है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। उदाहरण के लिए सारनाथ स्थित सिंह चतुर्मुख एवं अशोक स्तंभ पर अशोक चक्र विद्यमान है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। वे मनुष्य के अविद्या से दुख 12 तीलियां और दुख से निर्वाण 12 तीलियों की अवस्थाओं का प्रतीक है। ओरिजिनल अशोक स्तंभ जो है वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ के म्यूजियम में रखा गया है। माना जाता है कि इसे 250 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। संवैधानिक रूप से भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अशोक स्तंभ को अपनाया था, क्योंकि इसे शासन, संस्कृति और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर हाथी, घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं जो दौड़ती हुई मुद्रा में है। ये गोलाकार आधार खिले हुए उल्टे लटके कमल के रूप में है। हर पशु के बीच में एक धर्मचक्र बना हुआ है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अशोक स्तंभ के नीचे एक सांड और एक घोड़े की आकृति दिखाई देती है। इन दोनों आकृतियों के बीच में एक चक्र भी है जिसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया गया है। इसके अलावा अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है जो मुंडकोपनिषद का सूत्र है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। तो ये थी सम्राट अशोक के बारे में मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यू ऑल हैव ए रिक्वेस्ट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स टू ऑल। हैप्पी लर्निंग।